हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीसी चौहान, फिजिक्स एडुकेटर, मानस स्टडीज से आज आपके बीच फिजिक्स में क्लास 11 से रिलेटेड एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम इलास्टिसिटी है, इसको लेके आया हूँ। इस चैप्टर से आपके जेई मेंस में, आपके नीट एग्ज़ाम में एक सवाल जरूर पूछा जाता है। बहुत आसान चैप्टर है। क्या है इस इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में, आइए इसको हम आज डिटेल से ढंग से समझते हैं। तो सबसे पहले तो जो चैप्टर लिखा है ये इलास्टिसिटी, आखिर इस चैप्टर का मीनिंग क्या है, जो जो टर्मिनोलॉजी इसमें आप यूज करते हैं उन सब का क्या मीनिंग होता है, उन सबको हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले अगर आपको इलास्टिसिटी समझना हो तो आप इमेजिन कीजिए आपके पास में एक रबड़ है। रबड़ पे अगर आप उसको पकड़ के आप उसको डिफॉर्म करें और जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करें तो बॉडी या रबड़ जो होती है वापस वो अपने शेप को रिगेन कर लेती है। दोबारा समझिए, अगर मान लीजिए किसी रबड़ को आपने पकड़ करके खींचा, एक एंड उसका कहीं दूसरे एंड पे अटैच है और आप उसको डिफॉर्म कर रहे हैं, उस पर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उस फोर्स का नाम डिफॉर्मिंग फोर्स होता है, जिससे बॉडी का जो फॉर्म होता है बदल जाता है। तो जैसे ही बॉडी को आपने पकड़ के आप लोड बढ़ाएंगे, डिफॉर्म करेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे, तो बॉडी क्या होती है बच्चों, उसमें एलोंगेशन आता है। और जैसे ही आप उसके अप्लाइड डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करते हैं, बॉडी वापस अपने शेप को रिगेन कर लेती है। कारण क्या होता है? कारण है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो मॉलिक्यूलर फोर्स होता है उसका रीजन से वो आपके क्या करती है, जैसे ही आप डिफॉर्म करेंगे वो अगर डिफॉर्मिंग फोर्स को आप रिमूव करेंगे तो वापस अपने शेप को रिगेन करती है। और ये मैटर की जो टेंडेंसी होती है अपने शेप को रिगेन करने की, इस प्रॉपर्टी का नाम होता है बच्चों, इस टेंडेंसी का नाम होता है इलास्टिसिटी। तो इसको समझिए आप क्या है ये। जैसे मान लीजिए यहां पर ये बेस है और यहां आपके पास में एक ये रबड़ है, इसको आपने एक फोर्स अप्लाई किया यहां पर F। तो जैसे ही इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होगा बच्चे, इसकी लेंथ बढ़ जाती है और थोड़ा इसका जो होता है डायमीटर कम हो जाएगा, यानी कि एरिया थोड़ा कम हो जाता है, लेंथ क्या होती है, बढ़ जाती है। फोर्स अप्लाई करने पे इसमें जो इलोंगेशन आता है, मान लीजिए ये डेल्टा एल आपके पास में आता है। जैसे ही इस फोर्स को आप रिमूव करेंगे वापस बॉडी अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेती है। मैटर की इस प्रॉपर्टी का नाम होता है इलास्टिसिटी। तो इसमें छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी जो यूज होती है वो कौन कौन सी है, आइए उनको सीखते हैं। एक इसमें आपको पढ़ना पड़ता है कि बताइए, आपसे पूछा जाता है कि इलास्टिक बॉडी किसको बोलते हैं। इलास्टिक बॉडी क्या होती है? तो जब हम किसी बॉडी को डिफॉर्म करते हैं, किसी बॉडी पे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके बॉडी को डिफॉर्म किया और जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव किया, बॉडी वापस अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेती है। और कंप्लीटली अगर वो बॉडी अपने शेप को रिगेन करती है तो ऐसी बॉडी का नाम होता है बच्चों प्लास्टिक इलास्टिक बॉडी। और जो बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म हो जाती है उनका नाम होता है प्लास्टिक बॉडी। हमने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया और बॉडी क्या हुई, परमानेंटली डिफॉर्म हो गई। डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद भी बॉडी वापस अपने शेप को रिगेन नहीं करती, तो ऐसी बॉडी का नाम होता है बच्चों प्लास्टिक बॉडी। इसमें पूछा जाता है, बताइए क्या है, इलास्टिक फैटिग क्या होता है? इलास्टिक फैटिग किसको बोलते हैं? तो अगर किसी बॉडी के ऊपर बार बार डिफॉर्मिंग फोर्स हम अप्लाई करते रहें तो बॉडी की अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन करने की जो टेंडेंसी है उसका लॉस हो जाता है। अपने शेप को रिगेन करने की टेंडेंसी कम हो जाती है, यानी कि इलास्टिसिटी कम हो जाती है। तो जो इलास्टिसिटी में लॉस हो जाता है उसी लॉस को बोला जाता है इलास्टिक फटीग। लॉस कब होता है? अगर किसी बॉडी पे बार बार डिफॉर्मिंग फोर्स आप अप्लाई करेंगे तो बॉडी क्या करती है, अपने ओरिजिनल शेप को जो रिगेन करने की टेंडेंसी है उसका लॉस कर देती है। तो उस प्रॉपर्टी को ही आप क्या बोलते हैं, उसको कहा जाता है इलास्टिक फैटिग। तो जो जो टर्मिनोलॉजी इसमें यूज होती है उनको हम पढ़ रहे हैं। एक आपसे पूछा जाता है इसमें, बताइए इलास्टिक
आफ्टर इफेक्ट क्या होता है? इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या है? तो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट का मतलब क्या होता है? अगर हमने किसी बॉडी को डिफॉर्म किया और जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव किया तो अपने ओरिजिनल शेप तक उसको लाने में जितना टाइम लगता है या जितना टाइम डिले होता है, उस डिले इन टाइम का नाम होता है इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। प्रॉपर डेफिनेशन आप कैसे समझेंगे? द डिले इन टाइम टू रिगेन देयर ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। नेक्स्ट इसमें सीखते हैं बच्चों, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है? लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी क्या है? इसका मतलब होता है जब किसी बॉडी को हम डिफॉर्म करते हैं तो एक लिमिट तक वो अपने शेप को रिगेन करती है, और एक लिमिट से ज्यादा अगर आप उस पर लोड बढ़ा दें तो वो बॉडी फिर परमानेंटली क्या होती है? परमानेंटली स्ट्रेस हो जाती है, वो वापस अपने शेप को रिगेन नहीं कर पाती। तो इस तरह की लिमिट जहां तक बॉडी अपने शेप को रिगेन कर सकती है उस लिमिट को कहा जाता है लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। अगर लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी से ज्यादा किसी बॉडी पे लोड बढ़ा दिया जाए तो फिर वो बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म हो जाती है और अपने ओरिजिनल शेप को जो है रिगेन नहीं करती। तो जिस लिमिट तक बॉडी अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन कर सकती है उसका नाम होता है बच्चों लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। ऐसे ही इसमें पूछा जाता है आपसे, बताइए स्ट्रेस क्या होता है? तो बच्चों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। स्ट्रेस क्या होता है? तो स्ट्रेस का मतलब एक तरह से जब भी किसी बॉडी पर लोड अप्लाई करते हैं तो जिस सरफेस एरिया के ऊपर आपने फोर्स अप्लाई किया या लोड अप्लाई किया वो फोर्स अपॉन एरिया का जो रेशो होता है उसी को आप क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बोलते हैं। तो स्ट्रेस का मतलब एक तरह से आप लिख सकते हैं, स्ट्रेस आपके पास होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो ये फोर्स किस तरह से बॉडी पे आपने अप्लाई किया इसके बेसिस पे इसके टाइप भी होते हैं। तो कौन कौन से टाइप होते हैं स्ट्रेस के उनको समझिए। तो यहां पर आप जो पढ़ते हैं एक स्ट्रेस का टाइप होता है जिसका नाम होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होता है? जैसे आपके पास में यहां पर ये वायर है एक, ऊपर से इसको यहां पर सस्पेंड किया ऊपर से किसी बेस से इस वायर को, इसके ऊपर आपने जो फोर्स लगाया एफ फोर्स लगाया है, तो इस अप्लाई किया है, इसके ये क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? इसका एरिया ए है। तो इस ए एरिया के ऊपर आपने एफ फोर्स अप्लाई किया है। तो स्ट्रेस जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस होता है इसका फॉर्मूला आप लिखते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस जो होगा बच्चों उसको आप ये फोर्स अपॉन एरिया लिखेंगे। इस केस में होता क्या है कि ये जो भी फोर्स अप्लाई करते हैं ये क्या करता है? इसमें इलोंगेशन को प्रोड्यूस करता है। ऐसे ही इसका दूसरा टाइप भी होता है। दूसरा टाइप क्या है उसको समझिए। स्ट्रेस का दूसरा टाइप होता है नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है? जैसे कोई ये स्फेरिकल शेप की बॉडी है, अगर आप इसके सरफेस एरिया पे चारों तरफ से फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने के बाद में क्या होगा बच्चों? इसमें कंप्रेशन आएगा, मतलब जब इसको करेंगे तो इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो यहां पर ये जो फोर्स होगा ये इसमें कंप्रेशन एक तरह से प्रोड्यूस करता है। तो इस केस में जो स्ट्रेस होता है इसको आप नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। तो नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला भी बच्चों फोर्स अपॉन एरिया होता है। इस नॉर्मल स्ट्रेस को आप प्रेशर भी बोल सकते हैं क्योंकि प्रेशर के डेफिनेशन में भी यही कंडीशन आती है, फॉर्मूला भी फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो नॉर्मल स्ट्रेस को भी आप क्या बोल सकते हैं? इसका दूसरा नाम आप प्रेशर भी बोल सकते हैं। और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस को आप प्रेशर नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें क्या होगा? इसमें इलोंगेशन प्रोड्यूस होता है, इसमें कंप्रेशन प्रोड्यूस होता है। जब फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर लगे और कंप्रेशन प्रोड्यूस करे तो उस केस में जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा उसको आप प्रेशर बोलते हैं। तो दो टाइप का आपने स्ट्रेस पढ़ा है, एक का नाम होता है बच्चों लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, दूसरा नॉर्मल स्ट्रेस। एक तीसरा स्ट्रेस और होता है जिसको आप बोलते हैं शियर स्ट्रेस।
तीसरे स्ट्रेस का नाम है शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस किसको बोलते हैं आप? तो जैसे यहां पर मान लीजिए एक ये क्यूब है, इस क्यूब में आपने नीचे की सरफेस तो ये मान लीजिए फिक्स है, यहां पर ये नीचे की सरफेस फिक्स है, इसमें आपने क्या किया है, इसको आपने यहां पर ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया। तो ये जो फोर्स अप्लाई किया है बच्चों, ये आपने टेंजेंशियली फोर्स अप्लाई किया है। तो ये जो टेंजेंशियल फोर्स लगता है और जिस सरफेस के ऊपर एक्ट कर रहा है, इसका एरिया कितना ए है। तो यहां पर इस केस में जो शियर स्ट्रेस आप लिखते हैं, इसका फॉर्मूला भी वही होता है बच्चों, बस फोर्स अपॉन एरिया। केवल डिफरेंस तीनों में कहां है? इन तीनों में डिफरेंस केवल इस बात का है कि जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं वो किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं, और फोर्स अप्लाई करने से बॉडी में इलोंगेशन आएगा या बॉडी में कंप्रेशन आएगा, या क्या होगा इस केस में? क्या होगा जब ऐसे करेंगे, नीचे की सरफेस फिक्स है तो इस तरह से ये थोड़ा सा यहां पर ये जो है इंक्लाइन इस तरह से हो जाता है यहां पर। तो इस तरह का जो केस होता है स्ट्रेस का, इसका नाम होता है शियर स्ट्रेस, या इसको बच्चों इसका टेंजेंशियल स्ट्रेस भी इसको बोल सकते हैं। तो कोई सा भी स्ट्रेस हो, अगर आपको इनका फॉर्मूला लिखना हो तो मेन फॉर्मूला तो वही एफ अपॉन ए लिखते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस को आप प्रेशर भी बोल सकते हैं। इनकी यूनिट अगर कोई पूछी जाए तो यूनिट हमेशा फॉर्मूले से ही निकालते हैं। क्या यूनिट होगी इसकी बच्चे? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो कोई सा भी स्ट्रेस हो, सबकी यूनिट आप क्या बोलेंगे? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कोई सा भी स्ट्रेस हो, अगर उनकी आपको ऐसा यूनिट लिखनी हो तो आप क्या लिखेंगे ऐसा यूनिट को? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक तरह से आपके पास में बच्चों ये स्ट्रेस की यूनिट होती है। ऐसे ही और भी टर्मिनोलॉजी है जो इस चैप्टर में यूज की जाती है, उनका क्या नाम है उसको भी सीखते हैं। एक टर्म इसमें आप पढ़ते हैं बच्चों, उसका नाम होता है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? अब जब किसी वायर को पकड़ के आप खींचते हैं तो वायर को खींचने से क्या होगा? वायर में इलोंगेशन आएगा, या किसी स्फीयर को अगर दबाएंगे तो उसका वॉल्यूम कम होगा। तो या किसी पे टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं आप, तो उस केस में उसका एंगल वो इंक्लाइन सरफेस हो जाती है तो उसमें एंगल आ जाता है। तो स्ट्रेन का मतलब होता क्या है? स्ट्रेन का जो बेसिक फॉर्मूला है वो आपके पास में होता है, स्ट्रेन इक्वल टू आप लिखते हैं कि चेंज इन डायमेंशन। डायमेंशन मतलब उसके लेंथ में, एंगल में या वॉल्यूम में जो भी चेंज आ रहा है, अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। इस रेशो का नाम होता है बच्चों स्ट्रेन। तो स्ट्रेन एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका फॉर्मूला आप लिखते हैं चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। यानी कि अगर ऊपर लेंथ चेंज इन लेंथ तो नीचे ओरिजिनल लेंथ, ऊपर चेंज इन वॉल्यूम तो नीचे आपके पास में ओरिजिनल वॉल्यूम। तो जो यूनिट ऊपर की होगी वही यूनिट नीचे की आएगी। तो स्ट्रेन एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, ना इसकी यूनिट होती है, और इसकी अगर डायमेंशनल फॉर्मूला भी स्ट्रेन का निकालना पड़ जाए तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होती। स्ट्रेन जो है डायमेंशन लेस होती है, स्ट्रेन जो है यूनिट लेस भी होती है। तो इसमें भी इसके टाइप होते हैं, जैसे स्ट्रेस के टाइप आपने पढ़े हैं ऐसे ही बच्चों स्ट्रेन के भी टाइप होते हैं। तो कौन कौन से टाइप होते हैं स्ट्रेन के, इसमें भी आप समझिए। एक आपके पास में है ये, जैसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है ऐसे ही लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन? तो जब किसी वायर के ऊपर आपने फोर्स लगाया, जैसे यहां पर आपके पास में आप देखिए इसके ऊपर आप जब फोर्स अप्लाई करते हैं या यहां पर लोड सस्पेंड करेंगे इस पे, तो इसकी लेंथ जो होती है वो थोड़ी चेंज हो जाती है।
तो जितनी लेंथ चेंज हुई वो क्या है, डेल्टा एल, और ओरिजिनल लेंथ क्या थी, मान लीजिए कैपिटल एल। तो फोर्स अप्लाई करने पर क्या हुआ, इसकी लेंथ में चेंज आया बच्चों। तो जितनी लेंथ चेंज हुई वो और जो ओरिजिनल लेंथ थी वो, इन दोनों का जो रेशो होता है उसको बोला जाता है बच्चों लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, डेल्टा एल अपॉन एल। डेल्टा एल मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इन दोनों के रेशो को आप बोलते हैं बच्चों लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। कोई इसकी यूनिट नहीं होती, कोई इसकी डायमेंशन नहीं होती। इसमें इसका दूसरा जो टाइप होता है उस टाइप का, उसका क्या नाम है बच्चों, उसको भी सीख लीजिए। उसका जो दूसरा टाइप इसका नाम है, उसका नाम होता है यहां पर, उसको बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है, जैसे यहां पर ये स्फेरिकल शेप का कोई बॉडी है, इसको आपने नॉर्मल स्ट्रेस इसके ऊपर अप्लाई किया, तो इसका ओरिजिनल वॉल्यूम तो मान लीजिए V था, लेकिन नॉर्मल स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद में इसका फाइनल वॉल्यूम मान लीजिए ऐसा हो गया। तो जितना वॉल्यूम इसका चेंज हुआ, वो चेंज कितना हुआ बच्चे, वो मान लीजिए डेल्टा V चेंज हो गया। तो इसका जो फॉर्मूला आप लिखते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन का, वॉल्यूम स्ट्रेन का मतलब होता है बच्चों चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। यहां पर वॉल्यूम घट जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है, तो इसको माइनस का भी आप लिख सकते हैं, तो माइनस डेल्टा V अपॉन V। चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम के रेशो को वॉल्यूम स्ट्रेन बोलते हैं। और ये भी आपके पास में क्या है बच्चों, ये भी आपके पास में डायमेंशन लेस होता है और यूनिट लेस होता है। ऐसे ही तीसरा आपके पास एक और है, उसका नाम होता है क्या, तो तीसरा आप पढ़ते हैं उसको बोलते हैं शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन क्या होती है, तो जैसे ये यहां पर क्यूब वाली बात मैंने आपको समझाई थी, इस क्यूब वाले केस में क्या होता है, जब आपने इस पे नॉर्मल स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो इस तरह से ये यहां पर ये वाली सरफेस तिरछी हो जाती है। तो ये जितना एंगल यहां पर फोर्स लगाने पर जितना एंगल ये तिरछा होता है, इस थीटा एंगल का नाम होता है बच्चों यहां पर शियर स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेन का जो फॉर्मूला है, इसको आप थीटा बोल सकते हैं या इसको टेन थीटा भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये कितना यहां पर डिस्टेंस तिरछा हुआ x और इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी l। तो टेन थीटा आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस से भी निकाल सकते हैं, तो टेन थीटा आपके पास में x अपॉन l आता है। तो ये तीन टाइप की स्ट्रेन है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन और एक ही आपके पास में जिसका नाम है शियर स्ट्रेन। इन तीनों की ना तो कोई यूनिट होती, ना कोई डायमेंशन होती, इनके जो डिवाइड किया गया है जो कैटेगरी है वो इस बेसिस पे है कि किस तरह का स्ट्रेन इनमें डेवलप हो रहा है। तो ऐसे ही बच्चों इसमें एक बेसिक लॉज आप पढ़ते हैं जिसका नाम होता है हुक्स लॉ। क्या होता है हुक्स लॉ, इसको आपको समझना है। तो हुक्स ने इस बात को बताया, पहले तो ये जो अप्लीकेबल है ये केवल स्मॉल स्ट्रेन के लिए ही अप्लीकेबल है, applicable for only small strain। स्मॉल स्ट्रेन के केस में ही ये अप्लीकेबल है। हुक्स ने इस बात को बताया जब भी किसी वायर के ऊपर आप लोड को बढ़ाते जाएंगे, लोड को बढ़ाने का मतलब उसका स्ट्रेस अगर बढ़ाएंगे तो स्ट्रेस के बढ़ाने से स्ट्रेन भी बढ़ता है, जितना स्ट्रेस बढ़ाएंगे उतना ही स्ट्रेन बढ़ता है। तो इन्होंने इस बात को बताया कि अगर हम यहां पर स्ट्रेन और स्ट्रेस की बात करें तो जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा स्ट्रेन भी क्या होता है, बढ़ता है। इस स्टेटमेंट को ही आप क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को आप हुक्स लॉ बोलते हैं। तो इनका जो फॉर्मूला यहां पर है वो क्या फॉर्मूला है उसको भी समझ लीजिए। इन्होंने कहा कि फॉर स्मॉल स्ट्रेन जो स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। तो यहां से
आप इसका स्टेटमेंट बना सकते हैं। हुक्स लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है? फॉर स्मॉल स्ट्रेन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड हुक्स लॉ। तो यहां जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को आप हटाते हैं तो यहां एक कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट कौन सा आता है बच्चों? चैप्टर का नाम, क्योंकि इलास्टिसिटी आप पढ़ रहे हैं और इलास्टिसिटी का इनिशियल लेटर कैपिटल ई है, तो इसको आप कैपिटल ई यहां प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिख देंगे इनटू स्ट्रेन। तो यहां से ये कैपिटल ई अगर आपको निकालना हो तो ये आपके पास बराबर आ जाता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के। तो ये जो कैपिटल ई है इसका नाम भी होता है बच्चों, इसको बोला जाता है कैपिटल ई को कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। इसके भी टाइप होते हैं, ये 3 टाइप का कोफिशिएंट होता है। एक यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, एक बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, एक मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आप बोलते हैं। तो 3 तरह का ये इलास्टिसिटी कांस्टेंट होता है। वो क्या होते हैं, किस तरह से उनको स्टडी करेंगे, वो उन्हीं बेसिस पे डिवाइड है। जैसे आपने स्ट्रेस स्ट्रेन को किया तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन करेंगे तो यंग्स मॉडुलस आता है। नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन करते हैं तो बल्क मॉडुलस आता है। और शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन करते हैं तो आपके पास में मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आता है। वो कैसे आता है उसको हम अभी समझेंगे। पहले आपको हुक्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, हुक्स लॉ का फॉर्मूला क्या है। हुक्स लॉ का फॉर्मूला एक तरह से बन गया E इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। जितना ज्यादा स्ट्रेस बढ़ेगा उतना ही स्ट्रेन होगा। केवल स्मॉल स्ट्रेन के लिए ही एप्लीकेबल है। अगर बड़ी स्ट्रेन होगी तो ये ग्राफ फिर प्रोपोर्शनलिटी वाला ग्राफ नहीं होगा। फिर आगे किस तरह का ग्राफ इसका बनता है उसको आइए पहले